नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इंडिया के जो टॉप ब्रोकर हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड कई चीजें आज डिस्कस करेंगे। उन कंपनीज के चार्ट्स देखेंगे कैसे नजर आ रहे हैं, कौन से ब्रोकर में आने वाले समय में ग्रोथ है और ये इंडस्ट्री किस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है। ये सारा एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हम बात करें उसे एक एजुकेशनल कंटेंट की तरीके से लेना है। कोई भी एडवाइजिंग मान के अपनी पोजीशंस मत बनाइएगा, ये मेरी आपसे विनती रहेगी। अपने एडवाइजर से बात करिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो और उसके बाद ही आप कोई अपना डिसीजन लीजिए। इस वीडियो को आप लर्निंग पर्पस से देखेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे और साथ में ध्यान रखिए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम भी आप बता सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम आज इंडिया के टॉप 4 ब्रोकर्स पे, उनके ट्रेंड को देखते हैं और इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले जो चार्ट हमारे सामने अवेलेबल है दैट इज एंजल वन। आपको बताना चाहूंगा कि एंजल वन जिस पी रेशियो पे ट्रेड करता है वो है लगभग 15 से 16 का पी रेशियो। इतना सस्ता ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। ऐसे ही जो आने वाले दूसरे स्टॉक्स भी हैं, जिन 3 स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं, वो भी लेस देन 15 के पी पे ट्रेड करते हैं। लेस देन 15-16 के पी पे वो ट्रेड कर रहे हैं और इनकी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत जबरदस्त हैं। यानी इस इंडस्ट्री को वैल्यूएशन उतनी नहीं मिल पा रही है जितना कि ये कंपनीज ग्रो कर रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आजकल ब्रोकिंग बिजनेस जो है, यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस जो है, इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब हुआ कि हर दिन आप सुनते हो कोई नया ब्रोकर आ जाता है। हर दिन कोई ना कोई नया ब्रोकर हमें देखने को मिलता है। कभी कोई ब्रोकर कुछ नया चीज लाता है, कभी कोई कुछ नया लाता है। तो एक तरीके से नए नए ब्रोकर आते हैं तो कंपटीशन का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको यहाँ पे वैल्यूएशन कम मिलती है। सबसे पहला रिस्क तो ये है। दूसरा रिस्क जो है यहाँ पे इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में दैट इज स्टेचुअरी या फिर आप रेगुलेटरी रिस्क कह सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेगुलेटरी रिस्क। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब ये कैसा रिस्क है इसको समझिए। आज इनकी रेगुलेटर जो वो सेबी है, आप सेबी को कह सकते हैं या डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को भी इनका रेगुलेटर आप कह सकते हैं, एक ही बात है। हालांकि सेबी को बनाया गया इनको रेगुलेशन करने के लिए, बट फाइनेंस मिनिस्टर भी कंट्रोल करते हैं। अब ये क्या करते हैं, नए नए रेगुलेशंस लाते हैं जिनकी वजह से इनको दिक्कत भी होती है, ब्रोकर्स को प्रॉब्लम हो सकती है और वहां पर अगर कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ गई जिससे इनके बिजनेस को फर्क पड़े तो इनमें करेक्शंस आएगा। आप एंजल वन का जो एक करेक्शन देख रहे हैं दैट इज 50%। ये जो करेक्शन देख रहे हैं इसके पीछे का रीजन वो एक जो रेगुलेटरी रिस्क है वही है। कैसा रिस्क है कि एफ&ओ के जो ट्रांजेक्शन्स है उनको सेबी कम करना चाह रही है। सेबी का इरादा यह है कि इन ट्रांजेक्शन को कम किया जाए। और अब जो ब्रोकर ज्यादा पैसा एफ&ओ बिजनेस से कमाते हैं, जिससे उनकी रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होती है, वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। उसमें नंबर 1 है एंजल ब्रोकिंग। अब ये 50% करेक्शन का रीजन तो हमें समझ में आया, लेकिन आप सोच के देखिए, कभी भी स्टॉक में एक लंबी तेजी आती है तो वो करेक्शन का बहाना ढूंढता है सिर्फ। आप पीछे भी देखेंगे तो यहां पर भी ये 50% करेक्ट हुआ। इसमें भी तो कोई ना कोई इन्होंने बहाना देखा। क्या हो सकता है, बहाने बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब करेक्शन आना होता है आता ही है। तो हम ट्रेंड को अगर फोकस करें तो हम उन चीजों से निकल सकते हैं। इतना हमें आइडिया लग गया कि इनमें रिस्क क्या है। जो यहाँ पे कंपटीशन का रिस्क है वो हमने डिस्कस किया, नया नया ब्रोकर आते हैं। दूसरा रिस्क है स्टेचुरी या रेगुलेटरी रिस्क, जिसको भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये रहता है। अब वही रीजन है कि ये पूरी इंडस्ट्री 15-20 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, जबकि इनके आरओसी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड गजब के होते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, फिर भी इनको वैल्यूएशन नहीं मिलती। सिंपल बात यही है, रीजन यही है कि ये ऐसा रहता है तो डर लगता है कब क्या आ जाए। तो इसलिए यहां बड़ा पैसा फ्लो नहीं होता। बड़े पैसे का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा पैसा जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि आज 4 स्टॉक को देखेंगे, उनमें हम क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे सामने है, जो चार्ट हमारे सामने, दैट इज एंजल वन लिमिटेड। दिस इज अ वीकली चार्ट। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक शानदार तेजी आती है, स्टॉक करेक्शन रेंज में चला गया, ब्रेकआउट ऊपर, एंड देन अभी क्या हो रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, यानी जो पहले ये सप्लाई जोन था, दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ डिमांड जोन। अगर हम बात करें यहां पर सिंपल शॉर्ट स्वीट शब्दों में, एकदम बहुत आराम से बात करते हैं, क्या इसका ट्रेंड बुलिश है? आंसर इज नो। अगर इसको हम देखना चाहें, यहां पर ध्यान से समझिए, इज दिस द बुलिश ट्रेंड? यहां पे हम बात करते हैं, इज इट बुलिश ट्रेंड? नहीं, ये बुलिश ट्रेंड नहीं है, बेरिश ट्रेंड है। बिल्कुल भी बुलिश ट्रेंड नहीं है। तो क्या यहां पर वो प्लेयर पैसा लगाएंगे? मान लीजिए कोई इन्वेस्टर्स हैं जो यहां पे फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बॉटम बनने के बाद या फिर ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं, बॉटम वाले हैं या फिर ट्रेंड राइड करना चाहते हैं, क्या वो यहां पे पैसा लगाएंगे? आंसर इज नो। वो डायरेक्ट वन टाइम पैसा नहीं लगाएंगे। वो कैसा लगा सकते हैं? वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्यों? कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इनमें वापस से अपसाइड के पोटेंशियल बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो वो इस तरीके से पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो यहां पर कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे हैं कि ट्रेंड बुलिश होगा उसके बाद लगाएंगे। तो वो ट्रेंड कब बुलिश होगा? कम से कम एक बार 2400 के ऊपर आए उसके बाद सोचेंगे, उसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा,
2400 के ऊपर अगर एंजल वन आता है देन रिव्यू करेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा है इस पैटर्न को देख के कि अगर इसको काटा तो 90% चांस है कि 2000 के आसपास जो बॉटम लग रहा है वो लग चुका है। बट रिव्यू किया जाएगा किस पैटर्न से आ रहा है। रीजन क्या है रिव्यू का? सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इस सेलिंग प्रेशर में यहां पर कई लोग अपनी पोजीशंस रिलीज करने वाले हो सकते हैं, तो देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता तो मैं आपको बोलता 2400 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है एंजल वन के ऊपर ब्रोकर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली टू गुड कंपनी, बट टेक्निकली इट इज इन द डाउन ट्रेंड। तो अगर कोई ट्रेंड राइड करना चाहता है उसके लिए नहीं है, कोई एक्यूमुलेट करने वाले हैं वो तैयार रहें, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें इसके नीचे आने पे 1700 के भाव 1800 के भाव देख पाए, उन्हीं के काम का है। फिलहाल ये बुलिश ट्रेंड में नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेवेन्यू जो है वो एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन से है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे स्टॉक कहां है जो बुलिश ट्रेंड में है। ऐसे स्टॉक वो है जिनकी एफ एंड ओ की रेवेन्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इक्विटी से अच्छी रेवेन्यू है, तो उनके ऊपर एक अपसाइड पोटेंशियल है। आइए वो कौन से हैं यहां पे बात करते हैं। सेकंड इस लिस्ट में जो हमारे सामने कंपनी नेम है दैट इज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको दिख गया होगा स्टॉक ने अभी रिसेंट में एक करेक्शन किया अपने हाई से 30% के आसपास का। अब ध्यान से देखिए साइकोलॉजी जो है वो समझिए, यहाँ पे क्या होता है इसको समझिए। ये मोतीलाल ओसवाल, चलिए मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, इजी दिखेगा आपको। ध्यान से देखिए मोतीलाल ओसवाल की पूरी हिस्ट्री समझिए। यहाँ पर 2008 में लिस्टिंग 2008 में एक हाई बना लिस्टिंग के बाद में, और उसके बाद में ये स्टॉक इस रेंज के अंदर कैद रहा 2016-17 तक। मतलब इतने साल तक कोई रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिए, ये ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पे हाई बना वही रहा था, कोई इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिले थे। उसके बाद में एक अपसाइड आती है और फिर आके वापस 2020 में इसी प्राइस पे। अगर ध्यान से देखेंगे 2008 के प्राइस को 2020 पे टच किया गया क्रैश के अंदर, तब तक कोई रिटर्न्स नहीं। उसके बाद अब रिटर्न्स मिलने शुरू हुए हैं, अगर आप आराम से देख पा रहे हैं तो अब रिटर्न्स मिलने शुरू हुए हैं। अब इस स्टॉक की भी बात करें तो यहाँ पे भी पी मल्टीपल जो वो लेस देन 15 है। अगर आप देखेंगे वीकली करके बात करते हैं इसमें, नाउ सी दिस वन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पी रेशियो जो 15 से कम है, लेस देन 15 है, 15 से भी कम का पी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। अभी स्टॉक ने क्या किया, आपने हाई से 30% करेक्शन कर दिया। अब इसकी एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन पे जो रिवेन्यू है उसके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम है, और इसकी इक्विटी ब्रोकरेज जो है वो काफी अच्छी है। यानी अगर एफ एंड ओ वाला नहीं भी होता है, मतलब अच्छी रिवेन्यू नहीं बनती और इक्विटी में ग्रो करता है, तो बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मोतीलाल ओसवाल में इक्विटी भी है और भी बहुत सी चीजें हैं जो इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो क्लाइंट को देकर अच्छा पैसा और मोटा पैसा कमाते हैं। डेली चार्ट पे जरा ध्यान से देखिए, इसमें उतना करेक्शन नहीं है, प्लस करेक्शन के बाद में अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहां पर देखिए रिकवरी भी हो रहा है, और रिकवरी के बाद एक करेक्शन करके फिर से एक रिकवरी के चांस बन रहे हैं, संकेत अच्छे आ रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल को भी आप अपनी स्टडी के लिए रखिए, इस पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 675 के अबो जाने के बाद में ₹675 के अबो स्टॉक में और तेजी के घर खुलेंगे, और उस केस में ₹600 सपोर्ट हो जाएगा। मैं आपको इतना बता रहा हूं, ₹600 सपोर्ट हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है क्या वो माल बेच रहे होंगे, हम बात करते हैं। और ऑलरेडी जिन्होंने पैसा लगा रखा है क्या वो माल बेचेंगे, सेल करेंगे? तो आंसर इज नो। क्या वो सेल करेंगे? नो। कोई इंडिकेशन ही नहीं है लॉन्ग टर्म बेरिशनेस के, तो वो सेल नहीं करेंगे। बात रही फ्रेश इन्वेस्टर्स के, क्या यहाँ पे फ्रेश वाले पैसा लगाएंगे? तो भैया अप ट्रेंड में है स्टॉक, बिल्कुल अप ट्रेंड में। आज की डेट में अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो दैट इज ₹575। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म सपोर्ट की यहाँ पर, तो वो आ रहा है ₹500। तो ना तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड वाले इसको बेचने के मूड में होंगे जब तक ये लेवल नहीं करते, ना लॉन्ग टर्म ट्रेंड वाले। प्लस नए बुल आ सकते हैं क्या, ध्यान से समझिए। न्यू बुल्स यहां पे बात करते हैं, न्यू बुल्स, तो वो जरूर ₹675 के ऊपर एंट्री का सोचेंगे। तो नए बुल्स भी आ सकते हैं, तो इसके लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है, इसको अपने रडार पे रखिए, ध्यान रखिए। ये भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बहुत मस्त फंडामेंटल वाली कंपनी है। ध्यान में रखना है, अपने लेवल्स को क्लियर करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट, और उसके हिसाब से जाना है। डिस्क्लोजर के तौर पे मैं बताना चाहूंगा एंजल वन मेरे पोर्टफोलियो में काफी नीचे से पड़ा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, वो भी काफी नीचे से मेरे पास है, और मैं ऐड करने की भी सोच रहा हूं, लेकिन फिलहाल नहीं। कोई करेक्शन मिल जाए, जब मार्केट पूरा गिरा हो तब मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी पड़े हैं तो फ्रेश पोजीशन में बनाना नहीं चाहता हूं। आगे बात करते हैं अगले स्टॉक पे, लेकिन ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दैट डजंट मीन कि आप डायरेक्ट जाएं और सीधा का सीधा इसको बाय कर लें। अपनी स्टडी करिए, देखिए कि इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, क्या निकल के आ सकता है। बात करते हैं थर्ड स्टॉक पे। थर्ड कंपनी लिस्ट में हमारे सामने जो है द कंपनी नेम इज ICICI सिक्योरिटीज। हम मंथली चार्ट कन्वर्ट करेंगे। पहले हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री कैसे रही है। ये ICICI सिक्योरिटीज है, हिस्ट्री देखिए। कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिए हैं, बट यस ये बात माननी होगी, जब भी स्टॉक में अपने हाई से एक बड़ी गिरावट आई है, जिसने यहाँ पे पैसा लगाया है उसने अच्छा नोट छापे हैं, ये मानना पड़ेगा। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी ये तो दिखने को मिल ही रही है कि हाई से जब भी करेक्ट हुआ है अच्छा रिटर्न मिला है, प्लस कोई ब्रेकआउट पे भी पैसा लगा के इसमें बैठा है तो उससे भी अच्छा रिटर्न मिला है। आप सेम पैटर्न्स फॉलो होता हुआ देख सकते हैं, गिरावट,
कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अच्छे रिटर्न्स। आगे देखिए गिरावट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अच्छे रिटर्न। अच्छा, तो इसको तो फिर यहां लेना था या फिर यहां लेना था, ये मौका तो मिस हो गया। अब क्या किया जाए? अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों? हिस्ट्री बताती है ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी लेकर आई है। ये स्टॉक भी 15 की पी से कम पे आपको अवेलेबल है। पी जो है वो भी 15 से कम है, ये भी आपको उस पी पे अभी अवेलेबल हो रहा है। तो इससे भी अपनी स्टडी के लिए रखिए, रडार पे रखिए। प्लस ये कंपनी जो है वो ब्रोकरेज काफी ज्यादा चार्ज करती है, ब्रोकरेज हाई है इसकी, काफी ज्यादा है, और इक्विटी ब्रोकरेज जो है उससे अच्छी रिवेन्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। एफ एंड ओ ब्रोकरेज इनकी काफी कम है, तो यानी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क थोड़ा कम है। इक्विटी पे कुछ होता है तो इसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी मानो मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो इस कंपनी की रिवेन्यूज को फर्क पड़ेगा। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है ऐसी कंपनीज को लोअर लेवल्स पे लेने की बजाय कि कोई हाई लेवल पे लेने की। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, अपने रडार पे रख सकते हैं। प्लस एक अच्छी चीज क्या निकल के आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे, आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो भाव है, ये भाव आए थे 2021 में, 2021 के भाव है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2021। उसके बाद में स्टॉक करेक्शन में था, यहाँ पे आया वापस। देखिए यहाँ पिछले 8-10 मंथ से कंसोलिडेशन हो रहा है। दिस इज 8 to 10 मंथ कंसोलिडेशन। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मुझे लगता है, हालांकि डिस्क्लोजर मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, और अगर मैं ले रहा हूँ इस स्टॉक को तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, बट फिलहाल मेरे पास ये कंपनी नहीं है, इसका एक सिंगल स्टॉक मेरे नाम पे नहीं है। आइए समझते हैं। 8 से 10 मंथ का कंसोलिडेशन है। अब जहां तक मेरा अनुमान है, ये जो बॉटम इसका लगना है शायद लग चुका है, इस गिरावट का ये बॉटम लग चुका है। अब यहीं से इसको ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जिस हिसाब से ये चार्ट है, यहाँ पे बुलिशनेस क्रिएट रहनी चाहिए। इसको जरा एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। आप वीकली चार्ट पे देखिए किस तरह का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, गिरावट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, और फिर देखिए ऊपर जाने की तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत हाई चांस है कि ये जो लेवल है इस पे बॉटम लग चुका है। अब ये लेवल कितना है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। हमें खाली यहाँ पे कर्सर रखना है। द लो इज 672 रुपीज, 670 रुपए का लो लग चुका है, ऐसा लगता है। इससे नीचे जाना स्टॉक का मुश्किल होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। एक बार हम डेली चार्ट भी कन्वर्ट करके देखेंगे, देखिए स्टॉक के लिए क्या चांसेस निकल के आ रहे हैं। देखिए अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 860 के आसपास है, 860 रुपए के आसपास। मंथली कन्वर्ट करके वापस इसको समझिए, ध्यान से देखिए। ये रहा, यहाँ पे 860 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंट में बना है। अगर हम देखें तो 900 रुपए और 860 रुपए एक टोटल रेंज है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 860 900, ये एक टोटल रेंज है यहाँ पर, और इसके ऊपर निकलने पे इसमें और फर्दर तेजी बनने के संकेत आ सकते हैं। ये अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन यहां पर एक रिस्क क्या होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, जो ऑलरेडी पैसा लगा के बैठे हैं, क्या वो यहाँ पे माल बेचेंगे? हम लिखते हैं क्या वो सेल करेंगे? आंसर इज नो, उनको सेल नहीं करना होगा। रीजन क्या है? ट्रेंड बुलिश है तो वो क्यों सेल करेंगे? उनके लिए ₹670 जो है वो एक ट्रेंड राइडिंग सपोर्ट होगा। हम लिख लेते हैं TSL लिख लेते हैं, ट्रेंड राइडिंग का एक सपोर्ट हो सकता है। इसमें मैं शॉर्ट टर्म ही बता पाऊंगा, लॉन्ग टर्म नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ट्रेंड एक ही दिख रहा है। किसी का 5-10 साल का विजन है तो अलग बात है। तो ये एक ट्रेंड का लेवल निकल के आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स जो हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे फ्रेश पैसा लगाएंगे क्या राइट नाउ? तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जरूर डेफिनेटली देख रहे होंगे, उनके लिए भी 670 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब वो एक बार में देखना चाहते हैं, डिप में लेना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा होगी, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना मुश्किल है। एक चीज इसके लिए कमी है कि यहाँ पे न्यू बुल्स आएंगे क्या? न्यू बुल्स मतलब जो स्विंग ट्रेड करते हैं, क्या वो आएंगे? तो आंसर इज नो, अभी वो नहीं आएंगे। कारण क्या है उसका? फर्स्ट है ये स्टॉक जो है वो स्लो मूविंग रहा है हमेशा। कैसे रहा है? स्लो मूवर रहा है। तो जो ट्रेड करते हैं, जो बुल्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको स्लो मूविंग स्टॉक पसंद नहीं आते। दूसरा कारण क्या है? सॉलिड सेटअप अभी मिसिंग है। यहाँ पे सॉलिड सेटअप जो है, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉलिड सेटअप मिसिंग। देखिए मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, आप रिकमेंडेशन चाहते तो मैं कुछ भी बोल देता, लेकिन मेरा उद्देश्य सिखाना। सॉलिड सेटअप मिसिंग है। मिसिंग होने का मतलब हुआ कि ये इन लेवल्स को काटने के बाद एक सॉलिड सेटअप बनेगा और फिर नई तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो सॉलिड सेटअप मिसिंग है, इसलिए न्यू बुल्स का इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा और वो स्लो मूविंग स्टॉक की तरफ नहीं जाएंगे, कम जाएंगे। बट कोई इन्वेस्टर होंगे या लगा रखे हैं या नए लगा रहे होंगे तो उनके लिए कोई समस्या वाली सिचुएशन इसमें नजर नहीं आती। इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। ब्रोकिंग बिजनेस में दिस स्टॉक इज ऑल्सो गुड एंड मेरे हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कितनी ही अच्छी कंपनी हो, कुछ भी हो, लेवल्स सबसे ऊपर है आपके लिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहें। आप 5-10 साल का विजन रखते हैं तो अलग बात होती है। बात करते हैं अनदर स्टॉक पे जो कि इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। देखिए
नेक्स्ट कंपनी इस रडार में हमारे पास जो है जो गिर नहीं रही, तो मुझे अट्रैक्टिव क्यों लग रही है, क्योंकि गिर नहीं रही है, तो वो हो सकती है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। ध्यान से इस कंपनी का चार्ट जरा देखिए एक बार, यहां पर IIFL का चार्ट ध्यान से देखिए। 2021 ये हाई था, वो हाई जो है करेक्शन के बाद में हाई कटा, आफ्टर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रीटेस्टिंग एंड देन वापस ऊपर चला गया। अगेन देखिए अभी क्या हुआ है, यहां पर समझिए, इसको हम देखना चाहेंगे, ये ब्रेकआउट ऊपर यहां पे आया, अगेन रीटेस्टिंग और अगेन ऊपर। अब एक अच्छी चीज क्या है वो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मार्केट पे प्रेशर है, मार्केट अंडर प्रेशर है, स्टॉक्स नहीं चल रहे, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? मोतीलाल, ICICI सिक्योरिटीज और IIFL को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी किन इनकम पे है वो मैंने बताई, इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं वो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से। एंजल वन पे फर्क क्यों पड़ रहा है? पहला कारण रिटर्न ऑलरेडी था तो करेक्शन का बहाना चाहिए, दूसरा करेक्शन का प्रॉपर बहाना मिला है, F&O वाली बात आकर एक करेक्शन का प्रॉपर बहाना मिला है, तो वो उस बहाने को पूरा यूटिलाइज कर रहा है अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के लिए, और ये नहीं गिर रहे, यानी कि इनमें अभी तक जान बाकी है। अब इनकी जान कब खत्म होगी उनके लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, उन दो में कर लिए मोतीलाल और ICICI में, इसका भी कर लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहां पर देखिए ट्रेंड बुलिश है कि नहीं है, बिल्कुल बुलिश है। यहां पे एक करेक्शन हुआ 40% का, पता भी नहीं चला 40% टूटा था, अभी करेक्शन हुआ 25% का, तो ये इतने करेक्शंस हो गए। अब देखो अब क्या कर रहा है, स्टॉक नीचे गिरने के मूड में कम है। यानी एक चीज आपको पता चल जाती है यहां पर कि स्टॉक ने जो अपना यहां पे एक जो डिमांड जोन है उसको प्रूव किया है। ये पहले क्या बना हुआ था, पहले था सप्लाई जोन, पहले क्या था, दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ गुड डिमांड जोन। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट करिए। अभी रेंज कौन सी होगी, ₹175 180 रेंज, इसके नीचे डेफिनेटली रिव्यू बनेगा, इसको नोट डाउन करना है तो करिए। आगे चलते हैं, मंथली चार्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मंथली चार्ट क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिए इसको, दिस इज द मंथली चार्ट, आपको दिख रहा होगा IIFL सिक्योरिटीज का। ध्यान से इसको समझिए, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए जिस हिसाब से ब्रेकआउट करके मंथली चार्ट निकला, यहां पर एक वेव लगी है, ये जो वेव लगी है, जो ये इस टाइप का कैंडल बना है, इसको ध्यान से देखना है। इसके हाई को काटने के बाद और फर्दर तेजी बनेगी और इसका लो जो है 160 आता है, तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि इसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें पास में शॉर्ट टर्म की तरफ देखना है फिलहाल कि शॉर्ट टर्म लेवल कौन सा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेवल 160 के बजाय काफी नीचे होगा, 120 के आसपास, वो देखना बेटर है। उसकी बात नहीं करते, उस कंफ्यूजन में जाते ही नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं कि अभी और क्या हो सकता है। डेली चार्ट पे क्लियर तो हो गया कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेली चार्ट हमारे सामने, ध्यान से देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, ये देखो एक और रेजिस्टेंस के पास खड़ा है 220-25, इस रेंज को कटने के बाद और नए बुल आएंगे, वो और यहाँ पे पैसा लगाने वाले आएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कुछ बात है, रडार पे रखिए। अगर ये इसको नहीं काटता है तो यहीं से ऐसा आएगा, काटना ही पड़ेगा, वरना इसको ऐसे आना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम दोनों साइड की प्लानिंग करते हैं। आइए इसको समझते हैं, जूम आउट किया, हाँ अब इसको ध्यान से देखिए जरा। बात करते हैं कि कोई ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लगा के बैठा है तो क्या वो बेचेगा, हम पहले ये बात करते हैं। क्या वो यहाँ पे सेल करने वाला होगा, क्वेश्चन मार्क, आंसर इज नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो अभी इसको राइड कर रहा होगा सपोर्ट के साथ। अच्छा अभी वो सपोर्ट कौन सा है, देखिए वो सपोर्ट शॉर्ट टर्म में आ रहा है ₹175 180 रेंज। आप 180 पकड़ो मोटा मोटी, 175 को रखो साइड में, 180 पकड़ो मोटा मोटी क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पे CLSB, वो इसके नीचे आने पे सोचेगा बेचू कि नहीं बेचू, फिलहाल तो वो नहीं बेचेगा, ये ध्यान में रखिए। लॉन्ग टर्म का है तो अलग बात है, मेरे पास लेवल्स अभी अवेलेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के। यहाँ बात करते हैं, कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब हो गया जो पैसा लगा के बैठना चाहता है। क्या वो फ्रेश इन्वेस्टर अभी आएगा यहाँ पे, जी बिल्कुल आ सकता है, उसे ट्रेंड बुलिश चाहिए तो वो आ सकता है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 175 180 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर वो ट्रेंड राइड कर रहा है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं क्या है, नए बुल्स आएंगे। देखो मेन कैश जो है, मेन तेजी जो आती है वो न्यू बुल्स से आती है हमेशा, ध्यान रखना। क्या न्यू बुल्स आएंगे तो ₹220+ के ऊपर क्लोज कर जाए अच्छे से, बढ़िया क्लोज, मतलब इन लेवल्स के ऊपर एक अच्छी क्लोज आ जाएगी तो यहां पे नए बुल्स आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे नए बुल्स की एंट्री होगी और उसके बाद में नए बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होंगे वो नोट करिए, ₹198, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा नए बुल्स के लिए। और फिर वो ऊपर में अपना मजा कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले 240 और उसके ऊपर के और भी गेट खुल सकते हैं। यानी हमें ये आइडिया लग गया, ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो जो अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है ब्रोकिंग बिजनेस में, वो उनके लिए हो गए, जो नए बुल बनना चाहते हैं उनके लिए हमने बात कर ली। कोई एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का, तो एंजल वन है, उसके लिए हमने बात करी, अपने एडवाइजर से बात करना है आपको। कोई ऐसा देख रहे हो जहां पर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, लंबे टाइम के लिए बैठना है और अच्छी बिजनेस देखना है, तो ये ब्रोकिंग बिजनेस के चारों स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं। बट इनमें से आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है, आपके लिए कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है। मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मेरे पास एंजल वन है, काफी लोअर लेवल से पड़ा है। ICICI सिक्योरिटी मेरे पास पड़ा है,
और अब मैं मोतीलाल में पोजीशन बनाना चाहता हूं या आईआईएफएल में भी बनाना चाहता हूं, जो मुझे अपॉर्चुनिटी लगेगी मैं बनाऊंगा, डेफिनेटली मैं इनको अपने रडार पर रख रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आज ही पोजीशन बना रहा हूं, मेरे सेटअप एक्टिवेट होंगे तब बनाएंगे, या फिर मेरे जो गिरावट के संकेत मुझे मिल जाएंगे, गिरावट आ चुकी है अब अपसाइड का ट्रेंड बनेगा, तब हम बनाएंगे। ये डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा कि एंजल वन फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में है। नेगेटिव ट्रेंड में उनको पैसा नहीं लगाना जो ट्रेंड राइड करते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी नए बुल्स आने मुश्किल है जब तक 860-900 नहीं करता, तो नए बुल्स को उस चीज का ध्यान रखना है। यह ध्यान रखिएगा कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं आई है, मोतीलाल अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, तो इनको अपने एडवाइस साथ उसी तरीके से डिस्कस करिएगा। मेरा मोटिव सिखाना है, अगर कोई रिकमेंडेशन देना होती मैं किसी डायरेक्टली बता देता कि ये स्टॉक अच्छा है। मेरा मोटिव है चारों तरह की केस स्टडी को समझो, इनको समझ के कंक्लूजन बनाओ कि क्या हो सकता है, और इन संभावनाओं को आने वाले 6 महीने ट्रैक करके देखिए। फिर आपको लर्निंग मिलेगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, आपने क्या सोचा, एक्चुअल में क्या हुआ, और इसमें आपके डिसीजंस क्या हो सकते थे। मेरी तरफ से कोशिश पूरी की है मैंने, फिर भी कोई त्रुटि रहे क्षमा करने का कष्ट करिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, जो एक पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी फीस रहती है 44,000, पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 44,000 अगर आपके बजट में है, कॉल करके रजिस्ट्रेशन करिए। आपके बजट के बाहर है कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चैनल से मैं इतनी लर्निंग दूंगा कि आपके बजट के अंदर आके रहेगा। चिंता मत करिए, जरूर आपके बजट के अंदर आएगा और आप मुझसे एक दिन सीखेंगे, ये मेरा विश्वास है। अकाउंट ओपनिंग करके भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर चैनल के डायमंड मेंबरशिप लेकर भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए, डायमंड मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।